हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आप लोग को AC2 हिस्ट्री का पार्ट 2 वाला वीडियो कराने वाले हैं। देखिए, आप लोग को पार्ट वन में सिलेबस का डिस्कशन प्लस 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन और 15 मार्क्स के एक क्वेश्चन करा दिए थे। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखें तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और आपको आज पार्ट टू में जो 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन देने वाले, और आप 15 क्वेश्चन कर लीजिए। इससे बाहर ना ही कोई और PDF आपको सॉल्व करना है, ना ही कोई और वीडियो देखना है। केवल 15 क्वेश्चन कर लीजिए, मैं आपको कराऊंगा भी। और 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, 6 या 7 इंपॉर्टेंट जो आपको करके ही जाना है। केवल 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जो 15 मार्क्स के आएंगे वो आप इजीली बना पाइएगा। तो 7 क्वेश्चन आपको करके ही जाने हैं। वो क्वेश्चन आप लोग को लास्ट में वीडियो में बता देंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये मैंने पार्ट 1 में सिलेबस थोड़ा बता दिया है आप लोग को, और शॉर्ट क्वेश्चन जो 1 से 20 तक है वो भी बता दिया है, और लॉन्ग क्वेश्चन जो एक 15 मार्क्स का है वो क्वेश्चन बता दिया है। और जो 15 मार्क्स का पहला क्वेश्चन है वो आपको करके ही जाना है। आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में बता देंगे वीडियो के अंत में। देखिए, नवपाषाण क्रांति ये भी पढ़ लेना है। नवपाषाण, मध्यपाषाण और आप लोग पूरा पाषाण ये जानते होंगे। फर्स्ट वीडियो में बढ़िया से मैंने जो कह सकते हैं इंट्रो है वो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा दिया है। तो देखते हैं दूसरा प्रश्न। नवपाषाण क्रांति के कारणों और मानव जीवन पर उसके प्रभाव का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी आप लोग को बताया था 3 भागों में बांटा गया प्रागैतिहासिक काल को, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। नवपाषाण में ही कृषि की शुरुआत हुई थी, और आपको यह क्वेश्चन पूछा गया कि नवपाषाण क्रांति मतलब नवपाषाण जो काल था उनमें क्या क्या कारण थे, मानव जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, उन सब के विषय में चर्चा करना है, यानी विस्तार करना है। तो देखिए आंसर देखते हैं। नवपाषाण क्रांति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। ये सब आप लोग क्या होता है, जैसे कि कुछ भी आप अगर आंसर लिखना जानते हैं तो फॉर्मेट क्या होना चाहिए। पहले आप जिस चीज़ का भी आंसर लिख रहे हैं तो क्या लिखना, पहले आप जो आंसर लिख रहे हैं आप आंसर उसके विषय में थोड़ा आपको पहले प्रशंसा करना है। जैसे कि इसमें क्या किया गया है, नवपाषाण क्रांति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। इसी प्रकार अगर आप हिस्ट्री का क्वेश्चन लिख रहे हैं, मान लीजिए महात्मा गांधी का क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है, तो सबसे पहले लिखना है कि महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महान सेना नायक थे या सबसे महान क्रांतिकारी थे। इस प्रकार आप पहले क्या कीजिएगा, ये सब फॉर्मेट होता है, आप लोग अगर अच्छा से समझ पाएंगे इसी प्रकार आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। तो पहले आप लोग को फॉर्मेट समझना होगा, किस प्रकार आंसर लिखा जाता है, कैसे पॉइंट को कह सकते हैं बढ़िया से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये सब टेक्निक होता है। तो ये सब अगर आप लोग को पता नहीं है तो बता देंगे कभी, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग को हिंट देते हैं। पहले क्या कीजिएगा, आंसर डायरेक्ट मत लिखिएगा, पहले आपको थोड़ा प्रशंसा करना है, उसके बाद आंसर शुरू करना है। पहला पॉइंट रखिएगा। तो नवपाषाण क्रांति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। इसका अर्थ केवल एक नए प्रकार के पत्थर के औजारों का प्रयोग नहीं बल्कि मानव जीवन में हुए व्यापक मतलब बहुत बड़ा आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन से है। इस काल में मनुष्य ने शिकार और खाद्य संग्रह पर निर्भर रहने के स्थान पर कृषि तथा पशुपालन पर ही अपनाना शुरू किया। देखिए, आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं, देखिए पहले आप लोग पार्ट 1 कर लीजिए, उसके बाद पार्ट 2, उसके बाद आपको कोई वीडियो नहीं देखना होगा। तो मैंने पार्ट 1 अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को बहुत अच्छा तरीका से समझ आएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि जब पूरा पाषाण था, अगर आप लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे तो आप लोग को पता होगा कि जो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है पूरा पाषाण। पूरा पाषाण में बड़े बड़े पत्थरों का यूज किया जाता था, और मानव खाद्य संग्रह करता था, यानी केवल शिकार पर निर्भर था और शिकार के माध्यम से अपना खाद्य मतलब भोजन को संग्रह करता था। तो यह पूरा पाषाण में था। मध्य पाषाण में धीरे धीरे मनुष्य पशुपालन शुरू किया, और जो नवपाषाण है, नवपाषाण में कृषि के साथ पशुपालन को अपनाना शुरू कर दिया और स्थायी निवास शुरू कर दिया। जैसे आप कृषि करेंगे तो आपको वहीं निवास करना होगा। ये सब आप पहले पार्ट 1 कवर कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। नवपाषाण क्रांति के प्रमुख कारणों में जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, पौधों और पशुओं के व्यवहार का अनुभव तथा भोजन की स्थायी आवश्यकता शामिल थी। धीरे धीरे मनुष्य ने यह समझना शुरू किया कि कुछ पौधों को स्वयं उगाया जा सकता है। जैसे आप लोग पढ़ेंगे नवपाषाण क्रांति, तो नवपाषाण क्रांति में जो कृषि करना था, अगर पूछा जाए क्वेश्चन की कृषि की शुरुआत किस काल में हुआ, तो आप लोग को बताना है नवपाषाण। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी आ सकता है, और मैंने पार्ट 1 में भी आप लोग को बताया है। यानी मनुष्य ने खेती करना का शुरुआत कब किया था, तो नवपाषाण से ही। और कुछ पशुओं को पालतू बनाया, और सबसे पहला पालतू जानवर मनुष्य ने किस जानवर को बनाया, तो याद रखना है कुत्ता। आगे बढ़ते हैं।
कृषि के विकास मानव जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा, यानी आप लोग को बताएं कि मानव ने कृषि की शुरुआत नवपाषाण में ही शुरू की थी। पहले मनुष्य भोजन प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था, शिकार के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करता था, लेकिन कृषि के कारण वह एक स्थान पर अस्थायी रूप से रहने लगे, यानी कृषि करने लगा। जैसे आप लोग भी अभी गांव से होंगे तो आप लोग को पता होगा, कृषि करते हैं तो बहुत फसल को, यानी फसल को बहुत सुरक्षा देना होता है पशुओं से, इन सब से। तो स्थायी निवास वहीं रह के, निवास करके, यानी वहीं रह के फसल को सुरक्षा दे सकते हैं। अगर आप फसल लगा लिए और बाहर चले गए तो फसलों, जो भी आप फसल लगाएं वह नष्ट हो जाएगा, इसलिए आपको वहीं स्थायी रहना होगा। इसके स्थायी बस्तियों और गाँवों का विकास हुआ। इससे पशुपालन ने भोजन, दूध, चमड़ा तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाई। आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण काल में पत्थर के औजार को घिसकर और चमकदार बनाया जाने लगा। खेती के लिए कुल्हाड़ी, हंसिया, हंसिया मतलब केंचुआ, आप लोग कैंची मतलब कहते हैं सामान्य भाषा में, इस प्रकार रहता है जिससे धान काटा जाता है, गेहूँ काटा जाता है, उसी को कहते हैं हंसिया। आदि औजारों का उपयोग किया जाता था। देखिए आप लोग को पार्ट 1 यानी पूरा पाषाण काल के विषय में पढ़ लेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जो नव पाषाण काल था उसमें, पूरा पाषाण काल था उसमें बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ किया था। मान सकते हैं, आप लोग को थोड़ा ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो इस प्रकार के मान सकते हैं बहुत बड़े ऐसे पत्थरों का यूज़ किया था, नुकीले भाग से प्रहार किया था। लेकिन जैसे 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 ये पहला पूरा पाषाण काल था, मध्य पाषाण में इससे भी छोटे छोटे पत्थरों का यूज़ होने लगा, और जो नव पाषाण था यानी एकदम बहुत छोटे छोटे पत्थरों से बहुत अच्छी तरीके से और धारदार काम होने लगा था। आगे देखते हैं आंसर। हंसिया आदि औजारों का उपयोग किया गया, नव पाषाण में शुरू हो रहा था। मिट्टी के बर्तनों का विकास हुआ जिससे अनाज और अन्य वस्तुओं को सुरक्षित रखना संभव हुआ। कताई और बुनाई की शुरुआत ने वस्त्र निर्माण को बढ़ावा दिया। आगे बढ़ते हैं। स्थायी जीवन के कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई और सामाजिक संगठन अधिक जटिल हुआ। परिवार तथा समुदाय की भूमिका मजबूत हुई। धीरे धीरे श्रम विभाजन और संपत्ति की भावना विकसित हुई। इस प्रकार नवपाषाण क्रांति ने मानव को खाद्य संग्रहकर्ता से खाद्य उत्पादक बनाया। यानी पहले मानव क्या करता था, भोजन यानी शिकार करके खाद्य संग्रह करता था, यानी जमा करके रखता था, और जमा या कह सकते हैं स्टोर करके रखता था, और उसी को अपना भोजन बनाता था, और जब खत्म होता तो फिर से शिकार करता था। लेकिन जब नवपाषाण काल आ गया तो यहाँ क्या गया, यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ हुआ कि जो कृषि शुरू हो गया। कृषि शुरू होने के कारण खाद्य उत्पादक बन गया, यानी खाद को प्रोड्यूस करने लगा, बनाने लगा। जैसे धान से कह सकते हैं चावल बनाने लगा। कृषि, पशुपालन, स्थायी बस्तियां और ग्राम जीवन आगे चलकर सभ्यताओं के विकास का आधार बने, यानी इन्हीं कारणों के कारण समाज का विकास हुआ, यानी सभ्यता बना। तीसरा प्रश्न देखते हैं, ताम्रपाषाण संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताओं। देखिए, ताम्रपाषाण और नवपाषाण, अगर आप मेरा पहला वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को बताए थे कि नवपाषाण को ही क्या कहा था, ताम्रपाषाण। तो ये क्वेश्चन आप एक बार, आप लोग को 15 क्वेश्चन, अगर आप लोग चाहते हैं बहुत अच्छे मार्क्स लाना तो 15 क्वेश्चन 2 से 3 बार हर क्वेश्चन को पढ़िए। 2 बार तो फिक्स है आपको हर क्वेश्चन को पढ़ना है। जो 15 क्वेश्चन दिए हैं 2 बार फिक्स है आप लोग को हर क्वेश्चन पढ़ लेना है। और जो जो VVI बताएं, जैसे 1 नंबर और 2 नंबर, वो आपको 3 से 4 या 5 बार पढ़ लेना है। 4 या 5 बार फिक्स आपको पढ़ना है। उससे 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन बनेंगे और 15 मार्क्स के। ये क्वेश्चन आपको अपने से पढ़ना है, 1 बार या 2 बार पढ़ लीजिएगा बस। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता। देखिए, हड़प्पा सभ्यता से 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स बने। एक हो सकता है 15 मार्क्स में बने और एक 5 मार्क्स में। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख क्वेश्चन क्या रहता है, यानी हर साल जो क्वेश्चन आता है वह रहता है कि नगर योजना के विषय में। जो यहाँ आप देख सकते हैं, नगर योजना के विषय में हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग को स्किप नहीं करना है, नगर योजना के विषय में पढ़ लेना है। और वहाँ की जो नाली व्यवस्था थी और विशाल स्नानागार, ये सबके क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इन सभी के क्वेश्चन आपको फिक्स है एग्ज़ाम में दिखेगा। या तो नगर योजना दिख सकता है, या तो आप लोगों को एग्ज़ाम में नाला व्यवस्था, जो वहाँ हड़प्पा सभ्यता की नाली व्यवस्था थी, उन सब के विषय में क्वेश्चन आ सकता है, या सड़क योजना में ही वह क्वेश्चन आ सकता है। और जो आप लोग को विशाल स्नानागार बताएं, ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन फिक्स है। 3 में से कोई एक क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएगा, 1 या नहीं 2 क्वेश्चन आएगा। हड़प्पा सभ्यता भारत, ये क्वेश्चन पहले आप पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसकी नगर योजना, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन की चर्चा कीजिए, यानी कैसी नगर योजना थी। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता था वह कह सकते हैं बहुत व्यवस्थित तरीके से बसाया गया था। जैसे यहाँ सड़क होते थे, जैसे अभी हम लोग वर्तमान में जीते हैं, उस प्रकार व्यवस्था था। कब, लगभग 5000 वर्ष पूर्व। 5000 वर्ष पूर्व उसका अगर हड़प्पा सभ्यता का कालखंड देखेंगे तो आप लोग को पता होगा 2500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब जब समय घटता था, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है, यानी लगभग 5000 वर्ष पहले ऐसा सभ्यता था। यह बहुत विकसित सभ्यता माना जाता था। तो देखते हैं आंसर।
हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन भारतीय नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। और आप लोग को पता होगा हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः कहाँ था, अभी जो वर्तमान पाकिस्तान है और कुछ क्षेत्र गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, ये सब क्षेत्र में भी फैला था। इसका विकास मुख्यतः सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में हुआ। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, ये सब, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, और जो धोलावीरा ये गुजरात में है, लोथल भी गुजरात में है, और कालीबंगा राजस्थान में। इसके प्रमुख स्थल में शामिल है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता विकसित नगर योजना थी, जो आप लोग को बताएं 5000 वर्ष पूर्व। आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छा कह सकते हैं डेवलपमेंट था, जो अभी वर्तमान में हम लोग का नहीं है। और पक्के ईंटे के सड़क या पक्के ईंटे के घर बनाए जाते थे। हड़प्पा नगरों में सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था, यानी पहले प्लान बनाकर निर्माण किया जाता था। मकान पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। नगरों में जल निकासी की अत्यंत विकसित व्यवस्था थी। देखिए, आप लोग को थोड़ा बता देते हैं, वहाँ नहीं बताएं। देखिए, इस प्रकार सड़क होते थे। मान लीजिए क्या है, सड़क है, ये सड़क है, और यहाँ साइड में सड़क के किनारे क्या होते थे, नाले होते थे। और नाले के ठीक इधर दोनों साइड, इस साइड भी, इस साइड भी, दोनों साइड क्या होते थे, घर होते थे। और अक्सर जो हड़प्पा सभ्यता में घर पाए जाते थे, अक्सर जो दाहिने साइड होते थे, घर के दाहिने साइड, उनमें कुआं रहता था। और कुएं के साइड से ही जल जो होता था, घर का जल, यानी घर का जो भी पानी होता था, वह नाले में आता था। और नाले से दोनों साइड का मानिएगा, नाले से धीरे धीरे सड़क जो नाला था वह खाई में चला जाता था। इसी प्रकार इतना मैनेजमेंट, यानी कह सकते हैं इतना व्यवस्थित तरीके से शहर को बसाया गया था। जैसे भी हम लोग ढोलेरा शहर गुजरात में बसा रहे हैं, कितना मैनेजमेंट से बसा रहे हैं, यानी कितना व्यवस्थित तरीके से। अगर बारिश अधिक होगा तो इस प्रकार यहाँ मैनेज किया जाएगा, यानी बहुत व्यवस्थित तरीके से बसाया गया था हड़प्पा सभ्यता। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार, इसके विषय में भी फिक्स है, आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तथा धौलावीरा का जल प्रबंधन प्रणाली विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कई नगरों में दुर्ग क्षेत्र और निचला नगर जैसी संरचनाएं मिलती थी। अगर आप लोग को पता, देखिए, हड़प्पा जो सभ्यता था वह दो भागों में बांटा गया था। एक दुर्ग क्षेत्र था जो छोटा लेकिन ऊंचाई पर था। जो दुर्ग क्षेत्र था वह छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था। और जो निचला क्षेत्र था बड़ा था लेकिन नीचे था, इसलिए दुर्ग और क्षेत्र और निचला क्षेत्र कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार पर आधारित थी। गेहूँ, जौ तथा अन्य फसलों की खेती की जाती थी। ये आप लोग को याद रखना है, गेहूँ और जौ। गेहूँ जौ मतलब क्या होता है, जो सरसों कहते हैं उसी को जौ कहते हैं। और कौन कौन पशु पालते थे, तो बैल पालते थे, भैंस, भेड़, बकरी जैसे पशुओं का पालन किया जाता था। कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, धातुओं की वस्तुओं के मन के मतलब कह सकते हैं, मन के जो वस्तुएं हैं ये अलग है, मन के मतलब होते हैं घड़े, बनाने का कार्य विकसित था। मन के मतलब क्या होता है, घड़ा होता है, याद रखिएगा। व्यापार आंतरिक तथा बाहरी दोनों स्तर पर होता था। मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंधों के प्रमाण मिलते हैं। लोथल को समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण, देखिए जो लोथल था वह आप लोग को पता है गुजरात में है, और गुजरात के जो साइड वाले किनारे हैं अरब सागर। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह था। बंदरगाह मतलब जहाँ से सीपोर्ट, आप लोग जो अभी वर्तमान में बोलते हैं सीपोर्ट की, जहाँ से वस्तुओं का एक जगह से दूसरे जगह ले जाता था, किसके द्वारा, तो पानी के जहाज़ों द्वारा, उसी को कहा जाता था बंदरगाह। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें व्यापार और पहचान के लिए महत्वपूर्ण है। सामाजिक जीवन कैसा था, तो सामाजिक जीवन में विभिन्न प्रकार के व्यवसायों और शिल्पों का विकास दिखाई देता है। धार्मिक जीवन में मातृदेवी, पशु प्रतीकों और प्रकृति से जुड़े विश्वासों का प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा लिपि अभी तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकती। आप लोग जानते होंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि है वह दाहिने से लिखा जाता था। जैसे हम लोग किस प्रकार लिखते हैं, जैसे हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो इस साइड से लिखते हैं, और जो हड़प्पा सभ्यता का लिपि था वह दाहिने से लिखा जाता था। और दाहिने में बड़ा, जैसे इधर मान सकते हैं इतना बड़ा, और इधर आके इतना हो जाता था, बहुत छोटा, इस प्रकार था। और अभी तक हड़प्पा सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ा जा सका है। आप लोग देखिए, कोई पढ़ सकते हैं तो गूगल पर सर्च कीजिएगा, हड़प्पा लिपि सर्च कीजिएगा, आप लोग को दिख जाएगा, देख लीजिए। अगर आप लोग पढ़ पाते हैं या अर्थ निकाल पाते हैं तो आप लोगों का भी हिस्ट्री में नाम आ सकता है कि हड़प्पा लिपि को पढ़ने वाला एकमात्र नाम अपना लगा लीजिएगा।
इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता विकसित नगरीय जीवन, कृषि, व्यापार और शिल्प और जल प्रबंधन की उत्कृष्ट परंपरा को दर्शाती है। देखिए हड़प्पा सभ्यता के विषय में फिक्स है क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हड़प्पा सभ्यता का पतन यानी हड़प्पा सभ्यता कैसे ख़त्म हो गया, इसके विषय में ये भी क्वेश्चन आपको करना है। हड़प्पा सभ्यता और जो प्राग ऐतिहासिक काल, पहला क्वेश्चन बताए हैं, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों कह सकते हैं एक ही है। उसमें भी नवपाषाण के विषय में बताएं और दूसरा क्वेश्चन में भी नवपाषाण के विषय में। तो आप एक क्वेश्चन पहला कर लीजिएगा और चौथा क्वेश्चन, पाँचवा क्वेश्चन करना है आपको हड़प्पा सभ्यता के पतन। ये क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता का समाप्ति कैसे हुआ था उसी के विषय में आप लोग को बताना है। हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था यानी समाप्त हो गया था हड़प्पा सभ्यता, प्रमुख कारण जो बताए गए हैं यानी किन कारणों से समाप्त हुआ है उनकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, यानी सही है या नहीं है उसी के विषय में आप लोग को बताना है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जो समाप्त हुआ था वह क्या कारण है वह किसी को पता नहीं है। सब लोगों ने जितने भी इतिहासकार हैं वह सब लोगों ने अपना अपना मत दिया कि इस प्रकार समाप्त हुआ का। कोई बता रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की नदी थी सिंधु नदी, वह अपना जल धारा बदल लिया था, यानी जो जल प्रवाह होती थी वह अपना मार्ग बदल लिया था, इसलिए सिंधुवासी वहाँ से चले गए थे। कोई बताता था, कोई बताया कि भूकंप आ गया होगा या बाढ़ आ गया होगा, तो वहाँ उसी कारण हड़प्पा सभ्यता पतन हो गया। और इतिहासकार बताया कि अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी तरीके से यानी जो व्यापार था वह धीरे धीरे पतन हो रहा था, इसीलिए लोग वहाँ से चले गए। यह क्या कारण, स्पष्ट कारण यानी जो कारण है वह किसी को पता नहीं है, सब लोग क्या बता रहे हैं अपना अपना मत। तो चलिए आंसर देख। हड़प्पा सभ्यता का पतन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसका पतन अचानक नहीं हुआ बल्कि लगभग दूसरी सहस्त्रवादी ईसा पूर्व के दौरान इसकी प्रमुख नगरीय केंद्र धीरे धीरे कमजोर होने लगा। इतिहासकारों ने इसके पतन के लिए अनेक कारण बताए हैं, लेकिन किसी एक कारण को सर्वमान्य नहीं माना जाता, यानी कोई एक भी कारण नहीं है जिसको स्पष्ट मान सकते हैं। सब लोगों ने अपना अपना मत दिया है, याद रखना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन, लोगों ने बताया कि यानी इतिहासकारों ने बताया जलवायु परिवर्तन को एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। वर्षा में परिवर्तन और शुष्क परिस्थितियों के कारण कृषि व्यवस्था प्रभावित हुई होगी। कृषि पर निर्भर नगरीय अर्थव्यवस्था कमजोर होने से नगरों की समृद्धि में कमी आई होगी। देखिए जलवायु परिवर्तन में क्या होता है, या तो बहुत गर्मी हो गया होगा या बहुत वर्षा होने लगा होगा, तो इसके कारण यह कह सकते हैं बहुत कम वर्षा होगा तो क्या होगा, ज़मीन बंजर हो जाएंगे जिससे फसल उत्पादन नहीं कर पाएंगे। तो वही कारण ये माना जाता है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन अगर वहाँ फसल नहीं विकास हुआ होगा यानी उत्पादन नहीं हो रहा होगा तो वहाँ से लोग छोड़ के चले गए होंगे, ये पहला कारण माना जाता है जलवायु परिवर्तन। दूसरा कारण देखते हैं नदियों के मार्ग में परिवर्तन। जैसा कि आप लोग को बताएं कि जो हड़प्पा सभ्यता था वह सिंधु नदी के किनारे बसा था, तो नदियों के मार्ग में परिवर्तन भी महत्वपूर्ण कारण रहा होगा। कुछ हड़प्पा बस्तियाँ नदियों के किनारे विकसित हुई थी। नदी के मार्ग बदलने या जल की उपलब्धता में कमी से उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ा होगा। तो आप लोग को पता होगा हड़प्पा सभ्यता की 2 प्रमुख नदी कौन कौन सी थी, एक थी सिंधु नदी और दूसरी थी रावी नदी। जो ये हो गया दूसरा कारण। बाद भी कुछ नगरों के पतन का कारण रही होगी। मोहनजोदड़ो जैसे स्थानों पर बाढ़ के प्रमाण मिले हैं। बार बार आने वाली बाढ़ से नगरों की संरचना और कृषि दोनों प्रभावित हो सकते थे। ये जो कारण होता है इसमें क्या होता है, बाढ़ आ गया होगा। जैसे आप लोग को बताएं कि सिंधु नदी के किनारे बसा था हड़प्पा सभ्यता, तो हो सकता है कि बाढ़ आ गया होगा। पर्यावरणीय समस्याएं, जैसे कुछ इतिहासकारों ने बताया कि भूकंप या बाढ़। पर्यावरणीय समस्याओं ने भी सभ्यता को प्रभावित किया होगा। प्राकृतिक संसाधनों को अत्यधिक उपयोग, मिट्टी की उर्वरता में कमी और वनों के दोहन जैसी समस्याएं स्थानीय अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर सकती थी। ये चौथा कारण है। व्यापारिक गतिविधियों में कमी, जो आप लोग को बताए थे पहले, भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। बाहरी क्षेत्रों के साथ व्यापार कमज़ोर होने पर शिल्पकारों और व्यापारियों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई होगी। यानी जो शिल्पकार मतलब जो बर्तन निर्माण करते थे, कांस्य के बर्तन, यानी जो भी निर्माण करते थे किसी भी प्रकार का कोई वस्तु, उन सब, और जो व्यापारिक लोग थे यानी जो व्यापार करते थे, उनकी धीरे धीरे आर्थिक स्थिति प्रभावित होने लगी थी या कह सकते हैं कम होने लगी थी। उसके कारण भी वहाँ से लोग चले गए होंगे, ये कारण है। पहले कुछ इतिहासकारों ने विदेशी आक्रमण को भी पतन का कारण
माना था, यानी कुछ लोगों का मानना था, यानी कुछ इतिहासकारों को, लोगों से आशा है कि इतिहासकार, लेकिन आधुनिक शोध से इसे लेकिन आधुनिक शोध यानी जो अभी रिसर्च किया गया था उससे पता चला कि अकेला यह मुख्य कारण नहीं मानता। अधिकतर विद्वान बहुकारक दृष्टिकोण से स्वीकार करते हैं, यानी कोई जितने भी विद्वान हैं यानी जितने भी इतिहासकार हैं वह एक कारण नहीं मान रहे कि इसी कारण से नष्ट हुआ होगा, 2-3 कारण सभी लोग मान रहे हैं, बहु कारण जिसे कहा गया बहुकारक। इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन, नदी परिवर्तन, पर्यावरणीय दबाव, आर्थिक कमजोरी और अन्य क्षेत्रीय परिस्थितियों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम माना जा सकता है। तो जो आप लोग को बताएं फर्स्ट में, बस यही आप लोग को आंसर लिख देना। देखिए वैदिक सभ्यता, ये भी क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो। आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं। पहले तो 1 नंबर क्वेश्चन करना है, उसके बाद आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन करना है, 5 नंबर क्वेश्चन करना है, 6 नंबर, 4 क्वेश्चन हुए, 6 नंबर क्वेश्चन कर लेना है। वैदिक सभ्यता के विषय में एक ही क्वेश्चन करना है। और आप लोग को जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये क्वेश्चन दोनों कवर हो जाएगा, यही क्वेश्चन कर लीजिएगा। जैन धर्म या बौद्ध धर्म के विषय में एक क्वेश्चन आएगा, दोनों में से किसी एक धर्म से आएगा, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, दोनों के विषय में जान पाइएगा। 7वां क्वेश्चन कर लेना है। ये क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन, देखिए सब क्वेश्चन पढ़ लेना, लेकिन आप लोग को इम्पोर्टेंट बता रहे हैं 7 जो आपको करके ही जाने हैं। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही है, क्या ही बताएं आप। मगध जैसे महाजन 8 नंबर स्किप कर दीजिएगा। स्किप मतलब आपको 2-3 बार पढ़ ही लेना है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना, ये क्वेश्चन आप नहीं पढ़िएगा, ये पढ़ लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए, ये क्वेश्चन आप लोग को पढ़ लेना, हो सकता है 5 मार्क्स में पूछ लिया जाए। ये क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाना है। मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग को हर क्वेश्चन 1 से 2 बार पढ़ना है, और जो इम्पोर्टेंट बता रहे हैं वो आपको 2 से 3 बार या 5 से 6 बार, 5 बार तो फिक्स से पढ़ लेना है। ये क्वेश्चन करने के बाद अशोक, ये भी क्वेश्चन आप लोग को कर लेना है। 11 करके तो आप लोग को अब बता देते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन करना है। कौन से क्वेश्चन 3 से 4-5 बार पढ़ के जाना है। पहला तो 1 नंबर कर लेना है, 1-2 नंबर स्किप कर देना है, 4 नंबर कर लेना है, 5 नंबर कर लेना है, और जो 7 नंबर था और 6 नंबर दोनों कर लेना है। और एक आप लोग को 11 और 13 करना है, 13 नंबर भी क्वेश्चन आप लोग को कर लेना है। ये सारे क्वेश्चन आपको 3 से 4 या 5 बार भी पढ़ सकते हैं, तो पढ़ लेना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग जब एग्जाम में जाइएगा तो 1 से 2 बार आप लोग को फिक्स है पढ़ के ही जाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।